हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। ये रैपिड रिवीजन है दोस्तों। राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसको रिवीजन कर लो दोस्तों। समझो आपका पेपर आ गया दोस्तों। पेपर में हुबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। आपके पेपर में जीके के, राजस्थान जीके के हुबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। इनको रट लो, समझो नौकरी पक्की। आपको 100% ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। हुबहू ऐसा ही पेपर छपेगा जैसा हम बताएंगे दोस्तों। इन प्रश्नों को रट लो, समझो कि पेपर ही है, अब की बार यही प्रश्न आएंगे दोस्तों। हम आपके लिए रैपिड रिवीजन लेके लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन है दोस्तों। आप रिवीजन कर सकते हैं हमारी क्लास से। और आप एंड में बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हो रहे हैं। आप एंड में कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई बहन आपके कंपटीशन एग्जाम की 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वो भी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। अपनी और प्रिपरेशन को जांचने के लिए हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। आपको तैयारी को जारी रखना है, प्रिपरेशन करते रहना है, जिससे कि आपको सफलता अवश्य मिले। आपको अपनी प्रिपरेशन को कम नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है दोस्तों। आपके पास जो भी कंटेंट है, अच्छे से अच्छा आपके पास लिखा हुआ कंटेंट है, जो भी है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको रिवीजन करना है। ये बचे हुए दिनों में आपको जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना आप पीवाई क्यूज लगा सकते हैं, जितना आप पीवाई क्यूज लगा सकते हैं, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, राजसमंद, बीकानेर, प्रतापगढ़। तो जाखम परियोजना है, उसका संबंध दोस्तों है वो प्रतापगढ़ जिले से है। प्रतापगढ़ के धारियाबाद एवं प्रतापगढ़ तहसील की लिए सिंचाई परियोजना के लिए जानी जाती जाखम परियोजना है, तो प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जाखम परियोजना जाखम नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपका 10वीं लेवल का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, हुबहू ऐसे ही प्रश्न छपेंगे दोस्तों आपके लिए राजस्थान जीके के। आपका अगला सवाल है, ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है? जो जिला पूछा है दोस्तों कि ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजसमंद, सीकर, जालौर, पाली। तो ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है आपका जालौर जिले में होता है। इसलिए जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। लूणकरणसर झील है जो बीकानेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से? सर्वाधिक महिला साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले में है दोस्तों? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो है आपकी कोटा में है दोस्तों, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो है आपकी जालौर में। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब बन जाएगा। इसमें कोटा और जालौर, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, न्यूनतम महिला साक्षरता है वो जालौर में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, केवलादेव घना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों केवलादेव घना पश्चिम बिहार के बारे में। जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके रहना है आपको। तो केवलादेव घना पश्चिम बिहार है वो आपका भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों, पक्षियों की शरण स्थली कहा जाता है। पक्षियों की साइबेरियन सांस यहाँ आती हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में 56 का मैदान
ये विस्तृत नहीं है। तो 56 का मैदान होता है 56 नदी नालों, छोटे छोटे नदी नालों या गांवों का समूह क्या होता है, 56 का मैदान होता है। तो 56 का मैदान है वो आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्यवर्ती मैदानी भागों में पाया जाता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो उदयपुर में नहीं है 56 का मैदान। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तो जवाई, कांतली, माही, बाकल। तो तोरावाटी क्षेत्र है वो दोस्तों, तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है वो कांतली नदी का कहलाता है। सीकर के क्षेत्र में, सीकर झुंझुनू की वाले शेखावाटी क्षेत्र में उसको तोरावाटी कहा जाता है दोस्तों। तो कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? लू, आर्द्रता, सर, खड़ीन। तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि कौन सा स्थान है दोस्तों? तो राजस्थान का देश में जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान का देश में 7वां स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है दोस्तों। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जब राजस्थान पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, 2002 में अलग हुआ था। उससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश अलग हो गया 2002 में। तो उसके बाद अब राजस्थान जन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि 7वां स्थान है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों, ये पूछी जाती है दोस्तों। सोम कागदर और सोम अमला कम्मा, ये परियोजना पूछी जाती है दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा सोम कागदर परियोजना है वो आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। लाटी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? लाटी सीरीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आज आपके लिए सभी सवाल हैं महत्वपूर्ण है। लाटी सीरीज क्षेत्र है वो किस जिले में है? तो लाटी सीरीज है वो एक जल पट्टी है, चौड़ी जल पट्टी है, वो आपकी जैसलमेर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लाटी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? सरिस्का, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो आपका अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अलवर जिले में टाइगर रिजर्व है। आपका अगला सवाल है, मानसी बाकल परियोजना में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी का अनुपात कितना है? तो राजस्थान सरकार का अनुपात है वो 70:30 है, जिंक लिमिटेड 70:30 है, 70 और 30 है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से भारत में राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चांदी के भंडारण में और उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो है दोस्तों पहला स्थान है। चांदी के भंडारण और उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है दोस्तों वो है आपकी 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम है 869 है और उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता, कुंभलगढ़, कैला देवी, टोडगढ़, रावली। तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो अभ्यारण्य है दोस्तों, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कायलाना झील किस जिले में स्थित है? तो कायलाना झील है दोस्तों वो आपकी कायलाना झील है वो आपकी जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ताराबाल का स्तूप स्टार सेंडन्स
जो तारकाबाल का स्तूप है, ताराबाल का स्तूप है, राजस्थान के कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, उपरोक्त सभी। तो तारकाबाल का स्तूप है मोहनगढ़ में, पोखरण में, सूरतगढ़ में, सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, घग्गर का मैदानी क्षेत्र के बारे में असत्य कथन बताना है दोस्तों। घग्गर के मैदानी क्षेत्र के बारे में असत्य कथन। यह श्री गंगानगर हनुमान जिले में विस्तृत है घग्गर का मैदानी क्षेत्र। बिल्कुल सही है दोस्तों, श्री गंगानगर हनुमान जिले में स्थित है घग्गर का मैदान, ये सही है दोस्तों। यहाँ घग्गर नदी प्रवाहित होती है जिसे मृत नदी भी कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। घग्गर तल को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। नहीं, जोहड़ नहीं कहा जाता, जोहड़ तो नूली नदी का कहा जाता है। स्थानीय भाषा में घग्गर नदी को जोहड़ नहीं कहा जाता है, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। तो ऑप्शन सी है, इसमें गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन सी ही हो जाएगा। घग्गर की एक शाखा द्रस्वती शुष्क घाटी नोहर भादरा स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी है वो आपका गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन से बालका स्तूपों का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं? अर्धचंद्राकार का बालका स्तूप, अनुप्रस्थ बालका स्तूप, पवनानुवर्ती बालका स्तूप, पैराबोलिक बालका स्तूप। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका अनुप्रस्थ बालका स्तूप हैं, वो हवा की दिशा के साथ चलते हैं, समकोण में चलते हैं, हवा की दिशा के समकोण में चलते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किस जयपुर के कछुआ शासक ने की थी? सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय, महाराजा विष्णु सिंह ने। तो 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जयपुर के शासक थे वो थे आपके महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हुआ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, केसरी सिंह बाराहट की जन्मस्थली है बालोतरा, शाहपुरा, नाडौल, नाथद्वारा। तो केसरी सिंह बाराहट की जन्मस्थली है दोस्तों वो है आपकी देवपुरा, खेड़ा गाँव, शाहपुरा, भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये चारण जाति के थे केसरी सिंह बाराहट, इनके पुत्र का नाम था वो प्रताप सिंह बाराहट था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आवानेरी तथा जोरारगढ़ राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार, राठौर, चौहान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आवानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव कला वो हैं आपके गुर्जर प्रत्यार वंश के हैं, गुर्जर प्रत्यार वंश के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनका सही क्रम कौन सा है दोस्तों? जलाल खां मांझा, नहीं तो तोड़ दूंगा। जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल और भगवंत दास, ये थे आपके क्रम से थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, भगवान कसम तोड़ दूंगा। जलाल खां मांझा, भगवान कसम तोड़ दूंगा, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 172-373 में गए थे। जलाल खां 72 में गया था 1572 में, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल 1573 में गए थे। तो 172-373 ऐसे याद कर लेना। जलाल खां मांझा, भगवान की कसम तोड़ दूंगा। आपका अगला सवाल है, देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। वो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। वो पटेल के द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जयसिंहपुरा कांड के समय स्थानीय ठेकेदार कौन थे? ठाकुर ईश्वरी सिंह, ठाकुर मान सिंह, सज्जन सिंह, ठाकुर मोहन सिंह। तो जयसिंहपुरा कांड हुआ था उस समय ठिकानेदार थे वो थे आपके ठाकुर ईश्वरी सिंह थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठिकानेदार ईश्वरी सिंह थे। आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध था वो आपका 1527 में लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1527 में
खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर के युद्ध थे, पानी पिया खाना खाया चांद देखा और मर गया, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। जो बाबर के युद्ध हुए थे उनमें बाबर ही विजयी हुआ था, उनकी ट्रिक है दोस्तों बाबर के युद्ध। पानी पिया खाना खाया चांद देखा मर गया। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चांद देखा चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय बाबर के बीच हुआ था, 1528 में हुआ था। मर गया 1529 में, वो मर गया था। आपका अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा कि सैनिकों के साथ दोनों पक्षों की जिन हाथियों में बहुत वीरता दिखाई है उनके नाम क्या है। हाथियों के नाम पूछे दोस्तों। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के हाथी और मुगलों के हाथियों के नाम क्या क्या थे। तो हाथियों के नाम थे दोस्तों, वो थे आपके लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गर्जराज। ये उनके हाथियों के नाम थे दोस्तों, हाथियों के नाम थे। हाथियों ने भी युद्ध लड़ा था, युद्ध में भाग लिया था, हाथियों ने लड़ाई की थी। तो उसमें लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज ये इनके प्रसिद्ध हाथी थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। जय नारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक। तो अखंड भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, बुक प्रकाशित किया गया था दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अखंड भारत 1536 में मुंबई से प्रकाशित किया था दोस्तों। अग्निबाण है वो राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होता है। पीप है अंग्रेजी भाषा में। जी जय नारायण व्यास के ही समाचार पत्र हैं दोस्तों। तरुण राजस्थान पर है वो 1527 में ब्यावर से। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था। भरतपुर, छापरा, अलवर, बीकानेर। तो जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था, वो चलाया गया था दोस्तों अलवर प्रजामंडल के द्वारा चलाया गया था। हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी थे जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटा होता है दोस्तों, गोटा लगाया जाता है, तो वो आपका खंडेला सीकर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाए। खंडेला सीकर है। बिहाय अजमेर, जयपुर का प्रसिद्ध है गोटा, गोटे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, चोटला पीर का उर्स जालौर, नरहड़ के पीर का उर्स झुंझुनू, शेख मुहिमुद्दीन नागौरी का उर्स नागौर में है। तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो सुमेलित नहीं है। वो चोटला पीर का उर्स है, वो जालौर में नहीं लगता है। चोटला पीर का उर्स लगता है वो पाली में लगता है दोस्तों, पाली में लगता है। तो चोटला पीर का उर्स पाली में लगता है। तो ऑप्शन बी है वो गलत है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अव्वल फजल किसने कहा था। राजस्थान का अव्वल फजल कहा था दोस्तों, मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अव्वल फजल कहा था, वो कहा था आपको मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, राजस्थान का अव्वल फजल कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद नैन्सी ने मारवाड़ परगना अधिकृत राजस्थान का गजेटियर एवं मोहम्मद नैन्सी ख्यात प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अव्वल फजल कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, जंतर, मोरचंग, शहनाई। तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, वो नहीं है आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, वो है आपका जंतर। जंतर है वो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र है जंतर। आपका अगला सवाल है, गोरबंद आभूषण है, गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहना जाने वाला आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहना जाने वाला। तो गोरबंद है दोस्तों, वो ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले में गोरबंद आभूषण पहनाया जाता है। जो ऊंट होता है उसके गले में आभूषण पहनाया जाता है। ऊंट का आभूषण होता है, जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं ऐसी ऊंट का श्रृंगार किया जाता है, उसको सजाया जाता है। उसी तरह ऊंट के गले का आभूषण होता है, वो होता है गोरबंद होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊंट भी आभूषण पहनता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को छांटिए। असुमेलित युग्म को छांटना है दोस्तों। हमीरहट, चंद्रशेखर। हमीरहट, चंद्रशेखर बिल्कुल सही है दोस्तों। हमीर माकाब, नयचंद सूरी बिल्कुल सही है। हमीर मदमर्दन, जयसिंह सूरी सही है। हमीर रासो वो है आपका जोधराज का है। हमीर रासो जोधराज का है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें गलत जवाब हो जाएगा। हमीर रासो
जोधराज का है और भांडव व्यास का है वो हम्मीर रायण है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो हम्मीर से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसमें असम्मिलित है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग बनास बेड़च और मेला नदियों के संगम पर स्थित है? बनास बेड़च और मेला नदियों के संगम पर अचलगढ़, मांडलगढ़, बयाना, नाहरगढ़। तो बनास बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपका अगला सवाल है, आई माता के थान को क्या कहा जाता है? तो दरगाह, बडेर, मठ, उपरोक्त सभी। तो आई माता के थान को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है बडेर कहा जाता है। आई माता के थान को बडेर कहा जाता है। इसमें मूर्ति नहीं है दोस्तों, मूर्ति नहीं होती है, आई माता की मूर्ति नहीं है, मंदिर है। आई माता को वो बिलाड़ा में है। आई माता सिरसी जाति की कुल देवी है दोस्तों, नवदुर्गा का अवतार मानी जाती है आई माता। आई माता है, आई पंथी है, आई माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हैं तथा इन्हें 11 डोरा पंथी भी कहा जाता है। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है दोस्तों। अखंड दीपक जलता है जिसकी ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। आई माता के ज्योति से लौ से क्या टपकती है? केसर टपकती है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। और आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय के नाम से निम्बार्क, रामानंदी, गौड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है वो आपका निम्बार्क संप्रदाय को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चौथ माता का मेला किस जिले में लगाया जाता है? जोधपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, डूंगरपुर। तो चौथ माता का मेला लगता है दोस्तों, वो चौथ माता का मेला लगता है वो सवाईमाधोपुर में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चौथ का बंटवारा सवाईमाधोपुर चौथ माता का मेला लगता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कथन पूछा है दोस्तों, कौन सा कथन है वो सही है, ये पूछा है दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला तो बिल्कुल सही है। विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के अनुमोदन से होता है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 367 संविधान में 2 तरीके से संशोधन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए और सी सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग की थी। वो आपकी पहली अनौपचारिक मांग की थी वो की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक प्रलोभन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है वो आपकी न्यायिक सक्रियता संबंधित है, जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है, ऊपर में से कौन सा कथन सत्य है ये देखना है दोस्तों। कथन दे रखे हैं 2, तो इसमें राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य विधान परिषद का उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए रैपिड रिवीजन लेके आए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होंगी दोस्तों, जरूर देखें दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर भी करें। पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। पद के कर्तव्य पालन की, गोपनीयता की, ये भी दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है, वो शपथ लेनी होती है दोस्तों पद के कर्तव्य पालन की और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, जिस जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों, ये पूछा गया है दोस्तों। तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है दोस्तों जिला कलेक्टर होता है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी सर्वोच्च प्रशासनिक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी जिला कलेक्टर ही होता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकता
किसके बगैर नहीं किया जा सकता? राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, संसद की संस्तुति के, राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष संस्तुति। तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक है वो स्थापित नहीं किया जा सकता, उसके बगैर स्थापित नहीं किया जाता, वो है आपका राज्यपाल की संस्तुति के। राज्यपाल की संस्तुति के बगैर स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं, वो देते हैं दोस्तों राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल के समक्ष समर्पित करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पंचायती राज समिति में प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य तथा खंड विकास अधिकारी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये शामिल होते हैं, ये सही है। अगला है, पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, संबंधित विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों ये भी सही है दोस्तों, पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो ये भी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों भूत के चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए। राज्य की लेखों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष कौन रखता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल। तो राज्यों के लेखों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में समक्ष रखता है, वो रखता है दोस्तों राज्यपाल के समक्ष रखता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और तैयारी को करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।